नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और समास के बारे में, जो कि आपके पेपर में एक एक नंबर के मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको लगता हो कि एक नंबर से क्या होगा तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि एक नंबर से ही आपका जो परसेंट होता है वह आगे पीछे हो जाता है। अगर आप एक नंबर पाते हैं तो आपका जो परसेंट होता है पूरा होता है। अगर आपका एक नंबर कम रहता है तो वो परसेंट से कम हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें जो हमने उदाहरण रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण रखे हैं। इसी उदाहरण में से आपको पेपर में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्द की। आपको परिभाषा भी बता दे रहा हूँ, जबकि परिभाषा आएगी नहीं, आपके समझने के लिए बता दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से उसे समझे रहें। अगर इन उदाहरणों में से न मिले तब भी आप अच्छी तरह से उसे सही करके आएँ। तो जो इसकी परिभाषा है, तत्सम शब्द की संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में आपको अक्सर दिखाई देते हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी शुद्ध होते हैं और उसमें किसी तरह के जो कमियां होती हैं वह नहीं होते हैं। तो दोस्तों कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से देखिएगा। उदाहरण में हमने तत्सम शब्दों को लिया है, इसी के साथ मैं इनके तद्भव को भी बता दूंगा, तो आप अच्छी तरह से सुनते रहिएगा। अक्ष जो होता है इसका तद्भव जो होता है आँख, अग्नि का आग, कूप का कुआं, घृत का घी, सन का तद्भव होता है कपड़ा, दुग्ध का दूध, स्नेह का नेह, प्रस्तर का पत्थर, दधि का दही, ज्येष्ठ का जेठ, मयूर का मोर, हस्त का हाथ। तो ये हो गए तत्सम शब्द। उम्मीद करता हूँ आपको तत्सम शब्द समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं तद्भव शब्द की ओर। तद्भव शब्द की जो परिभाषा है, संस्कृत के जो शब्द अनेक भाषाओं से गुजरते हुए आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिलते हैं तद्भव कहलाते हैं। तो दोस्तों जो इसके उदाहरण हैं, गांव, जमुना, फागुन, पत्थर, दही, चरण, चांद, अनाज, भाप, सूरज, सात, मानुष। ये सब जो उदाहरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके मैं अब आपको तत्सम भी बता दे रहा हूँ साथ ही साथ, अगर मिल जाते हैं तो आप सही कर लीजिएगा। गांव का जो तत्सम होता है ग्राम, जमुना का यमुना, फागुन का फाल्गुन, पत्थर का प्रस्तर, दही का दध, चरण का चरण, चांद का चंद्र, अनाज का अन्न, भाप का वाष्प, सूरज का होता है सूर्य, सात का होता है सप्त, मानुष का होता है मनुष्य। दोस्तों जो ये शब्द हैं ये आपको आम बोलचाल की भाषा में मिल जाते हैं, लेकिन जो तत्सम शब्द होते हैं वह आपको आम बोलचाल की भाषा में बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि वो संस्कृत के शब्द होते हैं और संस्कृत अब ज़्यादातर बोली नहीं जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको तत्सम और तद्भव समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं समास की ओर। दोस्तों आपके सिलेबस में दो समास हैं, पहला द्विगु समास है, दूसरा द्वंद्व समास है। दोनों को मैं बताऊंगा और ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप अच्छी तरह से देखते ही उदाहरण को पहचान जाएंगे और अपने पेपर में उसे सही करके आएंगे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास की जो परिभाषा होती है उसे मैंने बहुत शॉर्ट में रखा है आपके समझने के लिए, क्योंकि परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपसे पूछा जाएगा केवल उदाहरण या तो उसका समास विग्रह। तो मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा, समास विग्रह भी बताऊंगा, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक यानी गिनती बताने वाला होता है उसमें द्विगु समास होता है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं जो उदाहरण है, त्रिनेत्र, चौराहा, चौमासा, नवरत्न, सप्ताह, तिरंगा, नवरात्र, सप्तसिंधु। इतने उदाहरण हमने द्विगु समास के रखे हैं। अगर आपको इसका समास विग्रह करना है तो त्रिनेत्र का हो जाएगा 3 नेत्रों का समूह, चौराहा का हो जाएगा 4 रास्तों का समूह, चौमासा का हो जाएगा 4 मासों का समूह यानी 4 महीनों का समूह, नवरत्न का हो जाएगा नवरत्नों का समूह या नवरत्नों का समाहार। उसी तरह से आप इसे भी कर सकते हैं, सप्ताह का हो जाएगा 7 दिनों का समूह, तिरंगा का हो जाएगा 3 दिनों का समूह या समाहार, नवरात्रि का हो जाएगा नवरात्रों का समूह और सप्त सिंधु का हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं द्वंद्व समास की ओर, जो कि आपका अगला समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण होता है जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यानी जिस समास में दोनों जो पद होते हैं वह बराबर होते हैं, समान होते हैं, दोनों की महत्व समान होती है, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। तो उदाहरण में देख सकते हैं माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, उत्थान पतन, अन्न जल। इसी तरह के आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें योजक चिन्ह मिल जाता है अक्सर देखने के लिए। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें योजक चिन्ह नहीं होता है, लेकिन वो भी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अब आप इसका अगर समास विग्रह करेंगे, माता पिता का तो हो जाएगा माता और पिता, पाप पुण्य का पाप पुण्य, देश विदेश का हो जाएगा देश और विदेश। आप देख सकते हैं यहाँ हमने 2 उदाहरण ऐसे भी रखे हैं जिसमें योजक चिन्ह यानी डैश नहीं है। पाणिपाद, शुभाशुभ। इस पाणिपाद में जो जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पाणि और पाद यानी हाथ और पैर। यहाँ पर देख सकते हैं शुभाशुभ, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे शुभ प्लस अशुभ हो जाएगा, तो उसका जो अर्थ निकल कर आएगा शुभ और अशुभ।
गंगा यमुना, राम रहीम, ये सब जो उदाहरण है वह द्वंद्व समास के हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।